नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों। आज हमारे पास एक पशुपालक भाई आए थे अपनी कंप्लेंट लेकर। उनका कहना था कि हमारे पास एक बछिया है जो कि बहुत कमजोर है। ये बछिया 1 हफ्ते की हो गई है पर बहुत ही कमजोर लग रही है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमने उनसे पूछा कि आपने इसे खीस कब पिलाया था, मतलब कि जिसे हम टेक्निकल भाषा में कोलेस्ट्रम कहते हैं और कुछ एरिया में इसे खीरू भी कहा जाता है। तो पशुपालक भाई कहने लगे कि गाय ने बछिया को जन्म दिया था सुबह और हमने उसे खीस पिलाया है दोपहर में। तो हमने बोला आपने ऐसा क्यों किया? तो पशुपालक भाई बोलने लगे कि मैडम इस गैया का जेर ही नहीं गिरा था। तो हमने उनसे पूछा कि जेर गिरने का और बछिया को या बछड़े को खीस पिलाने का, कोलेस्ट्रम पिलाने का क्या संबंध है? तो ये पशुपालक भाई कहने लगे कि मैडम, जेर गिरने से पहले अगर हम इस बच्चिया को कोलेस्ट्रम मतलब कि खीस पिलाते हैं तो फिर गाय का जेर नहीं गिरेगा। पशुपालक भाई हमसे कहने लगे कि गाय का जेर जब तक नहीं गिरता है हम उसका दूध नहीं निकालते हैं। जब उसका जेर गिरेगा तब हम दूध निकालेंगे और वो दूध हम बछिया को या बछड़े को हम पिलाएंगे। तो हमने कहा उनसे कि जेर गिरने का और बछिया का दूध निकालने का क्या संबंध है? तो वो कहने लगे कि उनका ऐसा अनुभव है, उनका ऐसा एक्सपीरियंस है कि गाय और भैंस का जेर गिरने से पहले अगर हम उसका दूध निकालते हैं तो फिर वो जेर ही नहीं गिराती हैं। तो पशुपालक भाइयों और बहनों, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही समझते हैं, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, बछिया का मतलब कि गाय का जेर गिरने का और उसका पहला दूध निकालने का इसका कोई भी संबंध नहीं है। जेर जो है वो बयान के 5 से 24 घंटे तक कभी भी गिर सकता है। मतलब कि 18 घंटे तक गिरना चाहिए। उसके बाद भी अगर जेर नहीं गिरता है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है और ये अलग कंडीशन हो गई जेर ना गिरने की। तो इसके लिए आपको फिर अपने वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। पर जेर गिरने की राह देखते समय तक अगर आप कोलेस्ट्रम मतलब कि खीस नहीं निकालोगे और ये खीस अगर आप बच्चे को नहीं पिलाओगे तो फिर इसमें बच्चे का लॉस होता है। इस खीस को हमें आधे से 1 घंटे में निकालकर जल्दी से जल्दी हमें पिलाना है। नवजात पशु को खीस जन्म के आधे से 1 घंटे के उपरांत ही पिलाना चाहिए। जैसे ही नवजात पशु खुद खड़ा हो जाता है उसे कोलेस्ट्रम पिलाना शुरू करें। सबसे पहला कारण कोलेस्ट्रम पिलाने का ये है कि नवजात पशु के लिए ये कोलेस्ट्रम एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। ये तत्काल ऊर्जा का स्रोत है। ये सभी आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे कि इसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है और ये सब नॉर्मल दूध की तुलना में कई ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटीन और विटामिन की बात करें तो प्रोटीन्स 10 से 11% से ज्यादा है तथा विटामिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। जैसे अगर आपको ये कंपैरिजन करना है न्यूट्रिशनल कंपोजिशन का, दूध का और कोलेस्ट्रम का, तो ये टेबल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। खीस में मतलब कि कोलेस्ट्रम में ट्रिप्टोफैन नामक एक एमिनो एसिड होता है जो बच्चिया का तेजी से विकास करने में मदद करता है। और ये नवजात पशुओं के लिए उत्तम भोजन इसलिए भी है क्योंकि ये नवजात पशुओं का पेट जो है वो इसे आसानी से पचा लेता है। दूसरा फायदा कोलेस्ट्रम का ये है कि ये नवजात पशुओं को कई बीमारियों से सुरक्षा के लिए एंटीबॉडीज प्रदान करता है। कोलेस्ट्रम में दूध की तुलना में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा 100 गुना ज्यादा है। दुधारू जानवरों के इन नवजात बच्चों में पहले 21 दिन तक खुद की कुछ भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। क्या आपको पता है इस खीस को, कोलेस्ट्रम को नवजात पशुओं का पहला टीकाकरण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की भरपूर मात्रा के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसीलिए बच्चियों में सामान्य रूप से जो होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि डायरिया है, निमोनिया है, इसे रोकने में भी कोलेस्ट्रम की मुख्य भूमिका है। और अनुसंधान के दौरान ये भी पाया गया है कि जिन नवजात पशुओं को जन्म के बाद खीस नहीं पिलाया गया उन्हें डायरिया और निमोनिया जैसे रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तीसरा इस कोलेस्ट्रम का जो फायदा है ये है कि ये बच्चों के आंतड़ों को साफ करने का काम करता है। ये एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है। नवजात पशुओं के आंतड़ों में जो जमा हुआ मल है, जो कि नॉर्मल मल से थोड़ा ज्यादा शुष्क होता है, ड्राई होता है, उसे ये निकाल फेंकता है। कुछ पशुपालक ऐसा सोच सकते हैं कि जन्म के आधे 1 घंटे में ही क्यों पिलाना है, ये कोलेस्ट्रम तो अपना काम कभी भी कर सकता है ना। क्योंकि कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज है जो कि इन्हें अलग अलग रोगों से बचाती है, इन्हें अवशोषित करने की इनके आंतों की जो क्षमता है वो समय के साथ कम होती जाती है। जैसे समय बीतता है वैसे ये क्षमता कम होने लगती है।
इसीलिए आप जितना जल्दी खीस पिलाओगे उतना ज्यादा अवशोषण होगा, मतलब कि उतने ज्यादा एंटीबॉडीज इन नवजात पशुओं को मिलेंगे। पहले 4-6 घंटे में ये एंटीबॉडीज आंतों में उच्चतम मात्रा में लिए जाते हैं। 12 घंटे की उम्र में ही अवशोषण की क्षमता कम होती है और आमतौर पर 24 घंटे के बाद ये क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पशुपालक भाइयों के मन में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम देखेंगे कि हमें इस खीस की कोलेस्ट्रम की कितनी मात्रा पिलाना है। खीस की मात्रा उनके शारीरिक वजन पर, मतलब कि बॉडी वेट पर निर्भर करती है। हमें शारीरिक वजन के औसत 10% खीस पिलाना है। जैसे कि अगर नवजात पशु का शारीरिक वजन 30 किलो है तो उन्हें 3 लीटर खीस हमें पिलाना पड़ेगा। और ये एक साथ नहीं देना है, दिन में हमें 3-4 बार इसे बांट बांट कर देना है। टोटल देना हमें 3 लीटर ही है, पर बांट बांट कर दिन में 3-4 बार देना है। जन्म के पश्चात पहले 1 घंटे में 1.5 से 2 लीटर पिलाना है और फिर बचा हुआ 4-5 घंटे के बाद पिलाना है। पहले 24 घंटे में बच्चा के शरीर के वजन का कम से कम 10% पिलाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बच्चिया बिना जबरदस्ती अधिक खीस पीने में सक्षम है, वो ज्यादा खीस अगर पी सकती है, तो उसके शारीरिक वजन के 15% तक भी आप खीस पिला सकते हो। अभी आपको ये तो पता चल गया कि खीस मतलब कि कोलेस्ट्रम नवजात पशुओं के लिए कितना जरूरी है, कितना अहम भूमिका निभाता है। अगर कुछ कारणवश इन्हें ये खीस नहीं मिल पाता है, जैसे कि कुछ गाय बीमार हो जाती है, बीमारी के कारण ये बैठी रहती है, कई बार ब्याने के समय गाय मर जाती है, तो कभी कुछ गाय को थनेला मतलब कि मेस्टाइटिस हो जाता है, तो दूध जो है वो पिलाने के लायक नहीं रहता, या फिर कुछ और कारणों से भी हम खीस नहीं पिला सकते। तो ऐसे समय पर आप क्या करोगे? तो इसके लिए आप घर पर खीस बना सकते हैं, जिसे हम कृत्रिम खीस कहते हैं, या फिर आप अन्य गायों का खीस भी संग्रहित कर उसे भी रख सकते हैं। ये सब कैसे करना है, क्या आप जानना चाहोगे? अगर आपको ये पता करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, हम इस विषय पर भी वीडियो बनाना चाहेंगे।